अब वापस आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। बेटा चैप्टर हमारा चल रहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, और आज भी इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिस्कशन आप मेरे साथ करोगे। सेक्शन हमारा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे बच्चों ये तीसरा टॉपिक है जो आप कंप्लीट कर रहे हैं। मोर देन हाफ हम इसको डन कर चुके हैं, और आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि भाई मेटल्स को जब आप रिएक्टिविटी सीरीज में पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हो। अच्छा एक बात और याद दिला दूं, मैंने पहले भी कहा था कि ये वंस फॉर ऑल वाला हिसाब किताब है। अगर आपको एक दफा में ही इसको ऐसा समझना है कि दोबारा इस पर कोई बात करने की जरूरत ही न पड़े, और जैसी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होगा तो मैं एक्सट्रैक्शन तक के पहले पास पेपर्स आपको करा दूंगा, ठीक है, फिर मैं इलेक्ट्रोलिसिस पर लेकर जाऊंगा ताकि ये वाला हिस्सा खत्म हो जाए विद अ गुड, ऑन अ गुड एंड हाई नोट कि यार ये हमने कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छे भी हो गया। तो इसलिए रिवीजन शुरू कर दें, क्योंकि आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में लाजमी खत्म हो जाएगा ये इंशाल्लाह, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जो पहला नैरेटिव या पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो मेटल्स जो बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव हैं वो तो नेचर में नेटिव या आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई केमिकल टेक्निक रिक्वायर नहीं होती। लेकिन जो मेटल्स ऊपर होते हैं, ये पूरी कैटेगरी, ये डिसेंटली रिएक्टिव है और ये अकेले या नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट, बोलते जाओ भाई, नहीं करते, किसी ना किसी चीज से केमिकली क्या होते हैं, कंबाइन। और उसमें से अलग करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। कौन सा केमिकल प्रोसीजर है जो यूनानिमसली अप्लाई हो सकता है? इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन क्या इलेक्ट्रोलिसिस, भाई ऑनलाइन वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोलिसिस फीजिबल है सबके लिए? नहीं। तो हमें हमें चाहिए था कि हम एक ऐसे ऑप्शन पर जाएं जो फीजिबल भी ज्यादा हो। तो वो एलिमेंट जो कार्बन से नीचे हैं उनके लिए कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कार्बन जिन एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है उन एलिमेंट्स को निकालने के लिए कार्बन को यूज किया जा सकता है। और जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से भी नीचे हैं उनके लिए हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जो एलिमेंट कार्बन से ऊपर हैं उनके लिए कार्बन को यूज नहीं किया जा सकता। तो वहां पर वन एंड ओनली ऑप्शन रिमेन इज इलेक्ट्रोलिसिस। इसी बेसिस पर फिर हमने आपको कुछ मेटलर्जिकल टर्म्स पढ़ाई थी, और उन टर्म्स में हमने खास तौर पर जो तीन टर्म सीखी थी, गैंग, फ्लक्स और स्लैग, ये आपको पता होनी चाहिए। गैंग इंप्योरिटी का नाम था, फ्लक्स वो है जो उसको निकालने के लिए यूज होगा, और जब गैंग और फ्लक्स आपस में केमिकली कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? स्लैग बनेगा। वेरी गुड। आमतौर पर जो गैंग होती है वो क्या होती है? सैंड होती है। उसको निकालने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो फ्लक्स होता है, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट, जिसका इस्तेमाल हमने बताया था ग्लास इंडस्ट्री में होता है, इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन हुई। फिर स्मेल्टिंग का प्रोसेस था। उसके बाद हमने आपके सामने जिक्र रखा था कि हमें एक्सट्रैक्शन पढ़नी है दो मेटल्स की। एक पढ़नी है रिड्यूसिंग एजेंट मेथड से, जो कौन सा है? आयरन। और दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस से, जो कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का डिस्कशन हम अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोलिसिस के साथ करेंगे। आयरन हमने यहाँ कर लिया। तो आयरन का ये एक्सट्रैक्शन था हेमेटाइट ओर से ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, और इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डायग्राम की लेबलिंग से लेकर प्रोसेस तक सब कुछ इंपॉर्टेंट था। प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स थे। 3 स्टेप्स जो है वो ओर से रिलेटेड थे और 2 इंप्योरिटी से रिलेटेड थे। ओर से रिलेटेड क्या था भाई? सबसे पहले कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन को रिड्यूस करके वापस कार्बन डाई, फिर कार्बन डाई से मोनो, मोनो से डाई, मोनो से डाई, डाई से मोनो, यही सिलसिला चलता रहता है। दूसरी तरफ चूना इस्तेमाल किया जाता है, जो कच्चा चूना है, जो अंदर जाते ही हाई टेम्परेचर पे पक्के कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और ये अपनी महबूबा से यानी अपने फेवरेट एजेंट्स SiO2 से रेडिली कंबाइन होकर सिलिकेट बना लेता है। दोनों चीजें हाई टेम्परेचर की वजह से टावर के बॉटम पे कलेक्ट होती हैं, आयरन बॉटम पे बिल्कुल ही, और जनाबे आली जो उसके ऊपर स्लैग कैल्शियम सिलिकेट तैर रहा होता है। इसके बाद फिर आयरन से रिलेटेड ही अगला प्रोसेस पिछली क्लास में ही शुरू कर दिया गया था, और वो प्रोसेस था कोरोजन का। कोरोजन और रस्टिंग में फर्क अब आपको पता होना चाहिए। कोरोजन एक जनरल टर्म है। कोरोजन वो प्रोसेस है जिसका जो टर्म किसी भी मेटल पर अप्लाई किया जा सकता है, कि मेटल का वो रिएक्शन जिसमें मेटल अपनी मेटालिक स्टेट को जल्दी लूज कर दे, किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कोरोजन कहते हैं। और अगर यही कोरोजन का प्रोसेस किसके साथ हो? आयरन के साथ, तो उसे रस्टिंग कहते हैं। ये इक्वेशन जो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, दिस इज द हाईलाइट जिसके थ्रू आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रस्टिंग कब होती है कब नहीं। पिछली क्लास प्योरली ऑनलाइन हुई थी, तो मैंने सवाल जवाब जब ऑनलाइन किए तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन में मिस कर गया, क्योंकि रस्टिंग बताते हुए बहुत सारे आपने भंड मारे। तो ये कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। क्या? आयरन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और इन तीन में से कोई एक चीज लाजमी होनी चाहिए, वाटर, एसिड या सॉल्ट, और फिर ये बनाता है रस्ट।
अब हमने आपके सामने केसेस ऑफ रस्टिंग के नाम से कुछ बहुत ही बेसिक एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपके सामने रखी, जहां पर हमने डिस्कस किया कि कहां पर रस्टिंग होगी और कहां पर रस्टिंग नहीं होगी, कहां पर रस्टिंग नहीं होगी, कहां पर रस्टिंग होगी। ये सारी बातें कंडीशन पे डिपेंडेंट थी, और वही कंडीशन कि अगर नॉर्मल पानी यूज हो रहा है तो उसमें डिजोल्व O2 मौजूद होती है तो रस्टिंग होगी, अगर बॉइल्ड वाटर यूज हो रहा है तो उसमें से डिजोल्व O2 निकल गई है, लेकिन अगर एयर से एक्सपोजर है तो वापस आ जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद मेरा बच्चा आज का बड़ा तगड़ा टॉपिक देखो। अब इस चैप्टर में टोटल 2 टॉपिक्स रह गए, आज का ये टॉपिक है, और अगर तुम्हारी मोमेंटम अच्छी रही तो आज ही मैं कोशिश करूंगा खींचूं, लेकिन बहरहाल चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कोशिश ये रहेगी कि जितना पढ़ें वो अच्छे से आपको आता हो। ओकाशा, आज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो दैट इज मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। पीछे क्या हो गया है इसको इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे हम डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। आज आप सीखने जा रहे हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के तरीके। ठीक है जी। अब तवज्जो से बात को सुनिएगा। देखिए रस्टिंग क्यों हो रही थी, अगर आप थोड़ा सा याद कीजिए तो रस्टिंग इसलिए हो रही है कि आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ भाई, आयरन रिएक्ट कर रहा है, वेरी गुड, कंसेप्चुअल पार्ट है, हर बच्चे ने कनेक्ट करना है। आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो अगर मैं रस्टिंग को रोकना चाहता हूं तो उसका जो आइडिया है वो केमिकली कोई बहुत मुश्किल आइडिया नहीं है, बल्कि रस्टिंग को रोकने के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, आयरन को और ऑक्सीजन के कांटेक्ट को ब्लॉक करना है। अगर मैं आयरन और ऑक्सीजन का कांटेक्ट ब्लॉक कर दूं तो बस रस्टिंग रुक जाएगी। आई यू गेटिंग द आइडिया भाई। आयरन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जैसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में देखा था कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्साइड उसकी 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 कांटेक्ट को ब्लॉक कर देती है तो एल्यूमिनियम का प्रोसेस रुक जाता है, रिएक्शन रुक जाता है। इसी तरह से इस आइडिया पर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे एल्यूमिनियम सॉरी आयरन के ऊपर जो है वो उसकी कांटेक्ट को ब्लॉक करना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब ऐसा करने के 2 तरीके। अच्छा, ये तरीका ना, ये रस्टिंग को प्रिवेंट करने के मेथड आपकी बुक में थोड़े अलग तरीके से दिए हुए हैं और इसीलिए कंफ्यूजन होती है बच्चों। ये मेथड यकीनन एग्जाम में आते हैं और आपको जब सही तरीके से नहीं पता होता तो यू एंड अप राइटिंग फजूल चीजें। इसलिए जो कैटेगराइजेशन मैं अब आपको बता रहा हूं इस तरह से समझिए। जैसे अफान ने जवाब मुझे दिया है तो अफान के जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि वही डर जो नॉर्मली मुझे पैदा होता है कि जब रस्टिंग का टॉपिक आता है तो एक आध दो टर्म के अलावा घंटा कुछ भी पता नहीं होता और यहीं पर एग्जामिनर आपसे जीत जाता है। तो आए समझने की कोशिश करते हैं। बेटा रस्टिंग को प्रिवेंट करने के जो मेथड्स हैं, और देखो ये मेथड आप केमिस्ट्री से वो मेथड सीख रहे हो जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हो ना भाई। घर में भी तो लोहे पर रस्टिंग होती है, घर में कितनी सारी चीजें हैं, तो अम्मी अब्बू को भी लगे कुछ केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा हासिल हो रहा है। आज कैसे कैसे भाई, आपसे पूछ रहा हूँ मैं मोहतरमा। जी जी जी, आज कैसे ये, अल्लाह, जी मुझे पता है ऑनलाइन आप ले रही थी, आज फिजिकली आने का आपने वक्त निकाला, बहुत मेहरबानी। तो मेरे बच्चे हम इन मेथड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे और ये डिवीजन जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे ही करें, टेम्पररी मेथड एंड परमानेंट मेथड। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत ज्यादा क्लियर कंसेप्ट देगा। आप रस्टिंग को रोक सकते हैं 2 तरीकों से, एक जिन्हें हम कहते हैं टेम्पररी मेथड्स और दूसरे जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट मेथड। ठीक है, तो आप इसको इसी नैरेटिव और इसी लेआउट में सीखना है बच्चे, सारे बच्चों ने। तो टेम्पररी मेथड एंड परमानेंट मेथड, ये 2 मेथड्स हम बनाएंगे। अब टेम्पररी मेथड्स यानी वो मेथड जो कि वक्ती तौर पर, टेम्पोररीली, नॉट परमानेंट, नॉट फॉर एवर, रस्टिंग को रोक सकते हैं, उनकी लिस्ट में भी हम 2 कैटेगरीज बना लेंगे। फ्लो चार्ट से बड़ी आसानी होने वाली है इंशाल्लाह ताला। पहली जो लिस्ट या पहली जो कैटेगरी है वो है नॉन मेटालिक कोटिंग और दूसरी है बेटा मेटालिक कोटिंग। दोबारा समझे, ये अंग्रेजी वर्ड्स हैं, कोई केमिस्ट्री के वर्ड्स नहीं है जो आपको समझ में ना आए। भाई अभी हमने क्या कहा कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने का ऑनलाइन वालों क्या तरीका होना चाहिए कि आयरन का कांटेक्ट मैं ऑक्सीजन से ब्लॉक कर दूं। उसके लिए 2 तरीके हैं, एक है टेम्पररी मेथड और एक है परमानेंट। टेम्पररी मेथड्स में हमने 2 कैटेगरीज बना ली हैं, एक है नॉन मेटालिक कोटिंग और एक है मेटालिक कोटिंग। अब ये सब हमने अपनी सोसाइटी में देखा हुआ है। नॉन मेटालिक कोटिंग का मतलब है कि मैं आयरन की सरफेस पर कोई ऐसी चीज कोट कर दूं जो मेटल नहीं है, और हम कॉमनली देखते हैं 1 2 3 करके बताते हैं, जैसा कि आप आयरन की ऑयलिंग कर दें, हाँ भाई, ऑयलिंग कर दें, आयरन पर ऑयलिंग कर दें, या नंबर 2 आयरन पे ग्रीसिंग कर दें, हैं,
या नंबर 3 आयरन पर पेंट कर दें। हम अपनी कॉमन सोसाइटी में तीनों मेथड्स देखते हैं, ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें या पेंट कर दें। तो ये क्या है, पेंट भी नॉन मेटल है, ग्रीस भी। ओकाशा बात समझ आई तो बताना बेटा, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है ना भाई। अब आयरन के ऊपर मेरे पास आयरन है, इसके ऊपर मैंने ऑयल की लेयर कर दी, तो ऑयल क्या करेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को ब्लॉक करेगा। मैंने इसके ऊपर ग्रीस की कोटिंग कर दी, वो और गाढ़ा होता है और डेंसर होता है, तो वो भी क्या करेगा, कांटेक्ट को ब्लॉक करेगा। मैंने जी इसके ऊपर पेंट ही कर डाला, पेंट कर दिया पेंट, वो भी क्या करेगा, कांटेक्ट को ब्लॉक करेगा। तो ये तीनों ही तरीके यूज किए जा सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि इन तीनों तरीकों का डोमेन अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल अम्मी कपड़ा सी रही है, सिलाई मशीन या टेलर कपड़ा सी रहा है, अब वो कहे यार मेरी नीडल में जंग ना आ जाए, चलो मैं इसमें ग्रीसिंग कर देता हूं, और ग्रीसिंग करने के बाद आपका वाइट कपड़ा वो सी दे, तो आप समझ रहे हैं कि भाई रस्टिंग तो उसकी नीडल में नहीं आएगी, बट आपके कपड़े में बहुत कुछ आ जाएगा। तो मालूम हुआ कि यहां पर ग्रीसिंग करना अप्रोप्रिएट नहीं है। हालांकि ग्रीस अपना काम करेगा, लेकिन यहां ग्रीसिंग करना अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है, कि वो निशान भी छोड़ेगा। उस जगह आप देखते हैं कि लाइट कलर का ऑयल जो इजीली इवेपोरेट हो जाए वो आप नीडल में लगा रहे होते हैं, है जी। लेकिन इसी जगह अगर मेरी गाड़ी का कोई पार्ट है, मेरी गाड़ी का फॉर एग्जांपल इंजन रूम का कोई पार्ट है, और मुझे उसकी रस्टिंग को प्रिवेंट करना है, अगर मैं उस पर ऑयलिंग करूं तो ऑयल लग तो जाएगा, लेकिन ऑयल क्या होता है, जल्दी ड्राई हो जाता है, तो बार बार रोज के हिसाब से लगाना पड़ेगा। अब उस इंजन रूम के अंदर मुझे कोई साफ सफाई का काम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, आप देखते हैं मैकेनिक क्या करता है, गाढ़ा सा ग्रीस निकाल के वहां लगा देता है, क्योंकि ग्रीस ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। यस और ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि घर का मेन डोर है, घर का मेन डोर है, और उस मेन डोर जो मैंने लोहे का बनवाया है, अब उसको रस्टिंग से बचाने के लिए मैं रोज उस पर ऑयल लगाऊं, ऐसे ऑयल का स्प्रे करूं, या रोज छोड़ो ऑयल, ऑयल तो बहुत जल्दी खराब चले भाई, ये पूरा डब्बा डब्बा भर के ग्रीस लगा रहे हैं। घर का मेन डोर है, ग्रीस से भर दिया आपने, रस्टिंग से प्रिवेंट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन क्या होगा भाई, आते जाते हुए आपके कपड़ों पे भी लगेगा, हाथों पे भी लगेगा, और चूंकि घर का मेन डोर है, घर की अट्रैक्शन भी है, तो उसको साफ सुथरा लगना चाहिए। तो फिर वहां हम क्या देखते हैं, पेंट कर रहे हैं। गाड़ी है, अब आपने गाड़ी की रॉ बॉडी बनाई, आपने कहा मैं ग्रीसिंग कर दूंगा पूरी बॉडी पर, ठीक है, आप गाड़ी लेके घूम रहे हैं, आयरन के फ्रेम है और माशाल्लाह पूरा ग्रीस हुआ हुआ है, तो आपकी गाड़ी को मतलब कोई करीब से भी नहीं गुजरेगा। अच्छा है, बाइक वाले भी दूर दूर से गुजरेंगे, लेकिन वहां पर चूंकि सिर्फ पर्पस जो है ना रस्टिंग से प्रिवेंट करना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा खूबसूरत और नीट लुक देना है, तो वहां आप क्या करते हो, पेंट करते हो। तो बताने का मकसद ये है कि अगर एक ही मेथड हर जगह अप्लाई करना पॉसिबल होता तो बहुत ही अच्छी बात होती, ख्वारी बचती। लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ये तीनों नॉन मेटालिक कोटिंग तो हैं, लेकिन इनका पर्पस अलग अलग है। यानी डिपेंड करता है कि आप किस ऑयलिंग आप वहां यूज कर रहे हैं जहां आपको बहुत ज्यादा यूजेज नहीं है, जहां पर आप को निशानों से बचना है, जहां पर आपको जनाबे अली कोई और इशू नहीं चाहिए। लेकिन ग्रीसिंग आप वहां कर रहे हैं जहां आपको साफ सफाई का कोई मसला नहीं है, गाढ़ा है, डेंस है, ज्यादा टिकेगा। और पेंट आप उस जगह कर रहे हैं जहां खूबसूरती वाला एलिमेंट चाहिए, थोड़ा सा सफाई वाला एलिमेंट चाहिए, थोड़ा सा ब्यूटी पर्पस के लिए चाहिए। समझ आ रही बात। तो मेरे बच्चे ये है नॉन मेटालिक कोटिंग, इज दिस क्लियर। अब ये हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं। अब आप सिखाने का मकसद ये है कि ये नहीं हो कि आप गाड़ी के बैटरी के टर्मिनल पे जाकर पेंट कर दें, कि भाई बैटरी के टर्मिनल है, रस्टिंग से प्रिवेंट करना और मेरी गाड़ी तो साफ लगनी चाहिए, तो आपने पेंट भी कर दिया उसके ऊपर, तो कर दें भाई, ठीक है ना। या गाड़ी के दरवाजे में कहीं जंग आ रहा है और वो भी आउटर साइड पर, आप उस पर पूरा ग्रीस का लेप लगा दें, और फिर अब्बा जान उसी दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए खड़खड़ व्हाइट शलवार कमीज पहन के निकले, दरवाजे पे चिपके, और फिर अब्बा पे भी एक निशान चिपके, तो जाहिर है कि यहाँ कॉमन सेंस को भूल कर नहीं करना है। लेकिन है ये तीनों नॉन मेटालिक कोटिंग। अब जहन में रखने की बात क्या है, हाँ मैं गाड़ी आधे रास्ते में छोड़कर आ गया हूँ, इसी चक्कर में आधे रास्ते में गाड़ी मेरी खड़ी हुई है या नहीं खड़ी हुई। मैंने लास्ट टाइम वार्निंग दी थी आपको। क्या शाहजेब रडार में आ गए हो तुम। चलो मैं थोड़ा सा पढ़ाकर तुम्हें फिर बाहर करता हूँ। अब आ जाओ बेटा मेटालिक कोटिंग पर। अब आप समझो कि नॉन मेटालिक जितनी भी कोटिंग है इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा, बोलो बेटा, नहीं होता। आप देखें ऑयल का लाइफ सबसे कम होगा, ग्रीस का उससे ज्यादा होगा, पेंट का उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हो गया। घर के दरवाजे या गाड़ी के दरवाजे पे भाई कॉमन सेंस लगाओ, जो पेंट होता है वो हमेशा के लिए थोड़ी होता है। यस। अब आ जाओ मेटालिक कोटिंग पर। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा, नाम क्या है आपका, सारा। सारा नाम से पता चल रहा है कि हमने इस पे क्या करना है उमेश,
मेटालिक कोटिंग करनी है, यानी आयरन खुद एक मेटल है और उसके ऊपर भी क्या करना है, मेटालिक। अब इस कोटिंग को भी बच्चे जो है ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वही बात है ना, पढ़ा मुझसे नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक है एलएमसी और एक है एचएमसी। एक है लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग, लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग, ठीक है, लो रिएक्टिव, बल्कि इसको ऐसे करें, LRM कर ले, लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग एंड हाई रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग। क्या मतलब है बेटा, समझने, नाम से पता चलना चाहिए, LRM लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग, इसका मतलब आयरन के ऊपर, बोलो बेटा, कोई ऐसा मेटल कोट कर दें जो आयरन से कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज सबने पढ़ी हुई है, यस और नो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही आ रहे हैं। तो मुझे बताएं, आयरन से नीचे कोई भी एक मेटल का नाम बता दें। तो आयरन से नीचे कॉपर है, आयरन से नीचे सिल्वर है, आयरन से नीचे टिन होता है, आयरन से नीचे और बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेड होता है। तो आप आयरन के ऊपर किसी भी लेड की कोटिंग कर दें, आयरन के ऊपर कॉपर की कर दें, टिन की कर दें कोटिंग, या आयरन के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर दें, या आयरन के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दें, है लोहे के दरवाजे पर सोने की पानी चढ़ा, फिर घर पे डकैती जब पड़ेगी तो दरवाजा ही चोरी होगा सिर्फ। सोने से याद आया कि माशाल्लाह सोना बड़ा महंगा हो गया है। सोने से मुराद ये वाला सोना नहीं, वो तो सस्ता ही है, गोल्ड, गोल्ड की बात हो रही, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, लो रिएक्टिव मेटालिक को, यानी आयरन के ऊपर किसी ऐसे मेटल की, भाई ऑनलाइन वालों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मजेदारी से, आयरन के ऊपर क्या करें बेटा, किसी ऐसे मेटल की कोटिंग कर दें जो आयरन से, बोलो, लेस रिएक्टिव है। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब हमने इसके ऊपर लेड की, कॉपर की कोटिंग कर दी, तो कॉपर तो है लेस रिएक्टिव, तो क्या होगा, कॉपर रिएक्ट करेगा स्लो स्लो, और इस तरह से आयरन को क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यस और नो, कोई मसला। जबकि दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं आयरन के ऊपर कोटिंग कर दूं किसकी, आयरन से कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल की, आयरन से कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दूं। जैसा कि अज्यूम कर लें, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, बहुत सारे, मैग्नीशियम की कर दें, जिंक की कर दें, और किसी कर दें, एल्यूमिनियम की कर दें, ठीक है ना। हाँ जी, वो महंगा बहुत है ना, ठीक है, वो आप अमीर लोग कर सकते हैं, आपके पास स्मगलिंग का पैसा है ना बहुत, है, अबू स्मगलर है ना आपके, हाँ, नहीं, तो आयरन के ऊपर आपने आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दी, ठीक है जी। तो मनाहिल बताएंगे, मनाहिल नाम है ना आपका, मनाहिल ये बताएंगी कि आयरन के ऊपर जब मैं आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दूंगा, तो जाहिर है कि आयरन को प्रोटेक्शन देगा या नहीं देगा, देगा। तो बेटा ये दो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन क्या हो गया कि आयरन के ऊपर हमने आयरन से कम रिएक्टिव मेटल मेटल की कोटिंग कर दी, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, उससे ज्यादा की कोटिंग कर दी, ज्यादा रिएक्टिव की। अब मुझे बॉयज की साइड से जवाब चाहिए, आपके ख्याल में अगर आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है, मुझे जवाब मिल रहा है, उम्मीद है कि मिलेगा, तो किस कोटिंग को आप प्रेफर करेंगे, लो रिएक्टिव कोटिंग को या हाई रिएक्टिव कोटिंग को। बॉयज बॉयज बॉयज, आप बॉय, दिव्या है, देव नहीं है, आप सबर कर लो जी। लो रिएक्टिव कोटिंग को, जाहिर है उसका रीजन क्या है, गर्ल्स बताएंगी, चीप, चीपर नहीं, लो और हाई की बात हो रही है, चीप लोग। जाहिर है कि हमारा जो आम तौर पर जवाब होता है वो यही होगा कि भाई, क्योंकि हमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, तो लो रिएक्टिव कोटिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि लो रिएक्टिव कोटिंग का फायदा क्या है कि वो स्लोली रिएक्ट करेगा, यस और नो। अगर मैं आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग कर दूं तो कॉपर बहुत ज्यादा स्लो स्लो रिएक्ट करेगा और आयरन को प्रोटेक्ट कर पाएगा, यस और नो। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, हमें करनी पड़ेगी कौन सी कोटिंग, हाई रिएक्टिव, हाय 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 हाय, कौन सी कोटिंग करनी पड़ेगी, हाई रिएक्टिव। अब इसको समझना है, लॉजिक समझनी है, और एग्जामिनर भी इस लॉजिक में आपसे खेलता है, समझना बेटा। इस डायग्राम को यहां से कर लेता हूं कॉपी, हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए जो बात अब करने जा रहा हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि प्रैक्टिकलिटी में वी प्रेफर दिस कोटिंग मोर रादर देन दिस कोटिंग। हम लो रिएक्टिव कोटिंग करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा किसको मिलती है, हाई। रीजन समझे, रीजन ये है, मैं रीजन समझाता हूं बेटा। अज्यूम करो ये आयरन था, ठीक है, और आयरन के ऊपर हमने कर दी थी कॉपर की कोटिंग, अज्यूम कर लो ये आयरन था और आयरन के ऊपर हमने कर दी थी कॉपर की कोटिंग जो लो रिएक्टिव है। एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि ये आयरन था और इस पर हमने एक तरफ कर दी, अल्लाह आपका भला करे, मैग्नीशियम की कोटिंग, किसकी कर दी भाई,
मैग्नीशियम की कोटिंग। तो वी नो कि कॉपर रिएक्ट करेगा स्लो, यस और नो? कॉपर रिएक्ट करेगा स्लो और मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा फास्ट। इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो आपको बजाहिर ये लग रहा है कि फिर ज्यादा फायदा हमें किसमें होना चाहिए? कॉपर वाली में, लो रिएक्टिव में। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कॉपर लो स्लो रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में कॉपर की कोटिंग कहीं से भी जरा सी भी हट गई, भाई कैसे हट सकती है? आप देखें घर पे दरवाजा लगाते हैं, वेयर एंड टेयर होता है नहीं होता? और उस वेयर एंड टेयर में कहीं से भी डिस्पैच हो जाए। वालेकुम अस्सलाम, ये कौन सा वक्त है आने का? मालूम है, मैं अभी भी सुल्तान भाई से बात कर रहा हूँ। मालूम है एकदम आपको कि आप जुल्करनैन भाई से कहा शादी वादी में जा रहे हो क्या? ये क्या कोटी वोटी लेकर आए हो? खैरियत तो है? निकाह है तुम्हारा क्या? फिर शक्ल देख ली। पर वो इस्तिखारे में ही आया। ओ हो, यानी आ गया है कोई लंदन वाला वहां पर भी। हाई रिएक्टिव मेटल नॉकआउट, लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अरे देख लो भाई, आपने हाई रिएक्टिव बनना है, वरना इस्तिखारे में इधर से नहीं आता रहेगा। अच्छा बहरहाल मैं बस माजरत चाहता हूँ अरे बस बस ठीक, बस ठीक है, ओके। ओ भाई सुन लो, अहम बात हो रही है, अहम बात हो रही है। रिश्ते की बात पता नहीं क्यों आ जाती है मेरी क्लास में। अब तो डर भी लगता है, आजकल रिकॉर्ड करके बच्चे वायरल कर रहे हैं वीडियो। ये भी डर लग रहा है कि कोई ऐसी बात वायरल ना हो जाए। खैर, ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस तो नहीं है ना किसी के? ऑनलाइन तुम लोग रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते हो ना कोई बात? बच्चे बड़े बेगैरत होते हैं, ये मोबाइल लेके बैठ जाते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, लिसन लिसन लिसन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो भाई सुनिएगा, कंसेप्ट को समझ लीजिएगा कि बेटा ये बिल्कुल बात सही है कि कॉपर स्लो रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम तेज रिएक्ट करेगा। लेकिन फिर हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? द रीजन इज कि बेटा अगर कॉपर की कोटिंग कहीं से भी हट गई, जैसा कि हम देखते हैं कि किसी मेटल में वेयर एंड टेयर होना बड़ा कॉमन है, तो कॉपर की कोटिंग, अज्यूम करो कि कॉपर की कोटिंग कहीं से भी हट गई, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो मेरे बच्चे अंदर का जरा सा आयरन क्या हो जाएगा? एक्सपोज। और जब जरा सा भी आयरन एक्सपोज हो गया, समझना, जरा सा भी आयरन एक्सपोज हो गया, तो हम प्रिंसिपल पढ़कर आए हैं कि अगर एक हाई रिएक्टिव मेटल हो और एक लो रिएक्टिव मेटल हो, तो कौन रिएक्ट करता है? हाई रिएक्टिव। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। दोबारा समझना कि अगर एक हाई रिएक्टिव मेटल हो और एक लो रिएक्टिव मेटल हो, तो कौन रिएक्ट करता है? हाई रिएक्टिव। तो मालूम हुआ कि अगर जरा सा भी कॉपर हटा, जरा सा भी कोई कोटिंग हटी, डिस्प्ले डिस्प्लेस हुई, तो बेटा आयरन हो जाएगा एक्सपोज। और जब आयरन एक्सपोज होगा, तो भले ऊपर कॉपर चढ़ा रहे, अंदर आयरन रस्ट कर जाएगा, क्योंकि आयरन के सामने कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन हैज हायर एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, हायर एबिलिटी टू रिएक्ट देन कॉपर। समझने की कोशिश कीजिएगा कि लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग में आपको ये तो लगता है, एग्जामिनर आपको मुंह के बल गिराता है इस कंसेप्ट में, अगर आपने सुना हुआ पढ़ा हुआ नहीं है, कि लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग में ये बात तो ठीक है कि वो स्लो रिएक्ट करती है, कॉपर स्लो रिएक्ट करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर प्रैक्टिकल यूटिलिटी के अंदर जरा सी भी कोटिंग हट गई, तो फिर एक्सपोज हो जाएगा हायर रिएक्टिव मेटल, और हायर रिएक्टिव मेटल विल रिएक्ट इंस्टेड ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, एंड इसीलिए रिएक्शन होता रहेगा। यानी कोटिंग तो आपने चढ़ाई हुई है, बोलो, कोटिंग तो आपने चढ़ाई हुई है, लेकिन जब कोटिंग उतरेगी तो अंदर आयरन ऑलरेडी रस्ट कर चुका होगा। यस और? जबकि यहां फायदा क्या है? यहां पर यह तो जरूर है कि कोटिंग की लाइफ कम होगी, मैग्नीशियम ज्यादा तेज रिएक्ट करता है तो कोटिंग की लाइफ कम होगी, लेकिन जब तक ये कोटिंग रहेगी तब तक आयरन को रस्ट नहीं करने देगी। जब तक ये कोटिंग रहेगी तब तक आयरन को रस्ट करने नहीं देगी, भले से आयरन एक्सपोज ही क्यों ना हो जाए, भले से आयरन एक्सपोज ही क्यों ना हो जाए। द आइडिया इज वेरी सिंपल। आयरन रिएक्ट नहीं कर सकता मैग्नीशियम के होते हुए। और मैं तो एक बहुत आसान डायग्राम दे रहा हूं, एग्जाम में पता है कौन सी डायग्राम आती है? एग्जाम में ये डायग्राम आती है इस तरह से, और बच्चा जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ ना, वो गिरता ही गिरता है इस एमसीक्यू में। समझना, ये बहुत कॉमन डायग्राम है जो हमें मिलती है एग्जाम में। इस तरह आयरन का ब्लॉक होता है और ऐसे छोटा सा मैग्नीशियम रखा होता है, छोटा सा मैग्नीशियम रखा होता है,
और वो पूछता है कि इसमें रस्टिंग होगी या नहीं होगी। बच्चा जो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो कहेगा हो जाएगी, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता है वो जानता है कि जब तक मैग्नीशियम है तो पहले मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम के खत्म होने के बाद रस्टिंग होगी। ये एग्जाम में अगर आपने पास वर्ड स्कूल में करते हुए सॉल्व किए, ये डायग्राम बहुत दफा एग्जाम में आती है, जिसमें एक बच्चा जिसने पढ़ा हुआ नहीं है ना, वो देयर इज नो वे कि वो इसको ठीक करे, वो गलत ही करेगा। लेकिन एक बच्चा जो सियाना है, जिसने पढ़ा हुआ है, या आसान लफ्जों में सारी चीजें एक जगह जमा करनी है, तो मुझसे पढ़ा हुआ है, तो मेरे बच्चे जाहिर है कि आपने ये सीखा क्लास में कि आयरन के ऊपर जब तक उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगा तब तक उसका रिएक्शन होगा, और फिर जब ये खत्म होगा फिर रस्टिंग होगी। तो इसलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी में जो पानी में चलने वाले जहाज हैं, पानी पे जो शिप्स चलते हैं, और उनका जो डेक होता है, जाहिर है मजबूती के लिए उसको भी आयरन से बनाया जाता है, बेस को आयरन से बनाया जाता है, लेकिन उस आयरन के ऊपर पूरी लेयर को मैग्नीशियम और जिंक के मिक्सचर से कोट किया जाता है, मैग्नीशियम और जिंक के मिक्सचर से कोट किया जाता है। इसका फायदा क्या है कि जब तक शिप पानी में रहेगा, आपने कैलकुलेट कर लिया कि यार ये शिप 6 महीने के लिए पानी में जा रहा है, तो मैं इतनी कोटिंग करूंगा कि जो 6 महीने तक तो टिकी रहे, तो 6 महीने तक जब तक मेरा शिप पानी में रहेगा रस्टिंग नहीं हो। इसकी जगह अगर कोई है जुगाड़ू बंदा पाकिस्तानी, वो कॉपर की कोटिंग करके या किसी सस्ते मटेरियल की कोटिंग करके भेज दे, और वो पानी में जब शिप मौजूद है उस पर वेयर एंड टेयर जरा सा भी हो जाए, तो 6 महीने बाद जब शिप लौटेगा तो उस कोटिंग के होते हुए भी आयरन की रस्टिंग हो चुकी होगी। सो आइडिया दोबारा रिपीट कर देता हूं मेरे बच्चे, मैंने कहा रस्टिंग को प्रिवेंट करना एक जरूरी अमल है, क्योंकि हमें आयरन की जरूरत होती है जब हम इसको यूज करते हैं। प्रिवेंट करने के लिए दो कैटेगरीज ऑफ मेथड, टेम्पररी और परमानेंट। अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्पररी की। टेम्पररी मेथड में हमारे पास नॉन मेटालिक कोटिंग्स हैं जिनकी लाइफ कम होती है, मेटालिक कोटिंग्स हैं जिनकी लाइफ ज्यादा होती है। अब मेटालिक कोटिंग में भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते थे, लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग, बोलते जाओ, हाई रिएक्टिव। लो रिएक्टिव भी कोट कर सकते हैं, हाई रिएक्टिव। हाँ, अगर हमें कहीं पर वेयर एंड टेयर का खतरा ना हो, मसलन लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग का इस्तेमाल होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टावर में। अब मैंने एक इंडस्ट्रियल टावर लगाया है जो मेरी नजरों के सामने है, उस पर कोई वेयर एंड टेयर होगा तो मुझे फौरन नजर आ जाएगा, और मेरी मेंटेनेंस भी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पर हो सकता है मैं टिन की कोटिंग कर दूं, इस पर हो सकता है मैं टिन की कोटिंग कर दूं, जो कि सस्ता भी है और लो रिएक्टिव भी है, और जब जब वेयर एंड टेयर हो मैं उसको ठीक कर दूं फटाफट, ठीक है ना। लेकिन आइडियल सिनेरियो में, जनरल सिनेरियो में, हम आयरन के ऊपर किस मेटल की कोटिंग को प्रेफर करेंगे? हाई रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग को। और हाई रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग में आपको ये बात नजर आ रही है कि वो मेटल अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, अपने कुर्बानी देगा अंदर वाले आयरन को बचाने के लिए। इसीलिए इस मेथड को, जिस बच्चे ने नाम लिया था, इस मेथड को हम गैल्वेनाइजेशन या सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या? कि अपने आप को सेक्रीफाइस करना। क्या लो रिएक्टिव मेटल अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है? नहीं, वो तो जरा सा भी अगर कोटिंग हट गई तो वो तो आयरन को रिएक्ट करने दे रहा है। लेकिन जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो पूरा का पूरा अपने आप को आखिरी लम्हे तक, आखिरी कतरे खून के आखिरी कतरे तक बहा देगा अपनी महबूब की मोहब्बत के लिए, उसे पाने के लिए, और फिर जाकर जब ना पा सके तो खत्म हो जाएगा। समझ गए ना भाई? ठीक है ना। तो सेक्रीफिशियल, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन है। वो लैला कहती है ना, क्या इश्क हाजिर है जान लुटाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो ये पत्थर से कोई ना मारे तो ये खुद खड़ी है, आई मीन खुद खड़ा है मैग्नीशियम, कि भाई मैं खाऊंगा सारी चोटें, रिएक्शन मैं करूंगा। तो हाई रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग जो है, जब तक वो बाकी रहेगी तब तक रस्टिंग नहीं होगी। इसीलिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी में हाई रिएक्टिव कोटिंग इज मच मोर प्रेफरेबल। जी बेटा। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी, कोई ढंग की बात आई है माशाल्लाह। यही फायदा होता है जब आप दोबारा दोबारा चीजें पढ़ते हैं। बच्चे ने एक सवाल किया कि सर मैग्नीशियम या जिंक कोट कर रहे हैं, सही है, लेकिन एल्यूमिनियम जो कोट कर, अगर मैं इस पर एल्यूमिनियम कोट कर दूं, समझना, एल्यूमिनियम कोट कर दूं तो एल्यूमिनियम में तो मजे ही आ जाएंगे। क्यों मजे आ जाएंगे? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो कोट भी हो जाएगा, और फिर इसके एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सी लेयर आ जाती है? ऑक्साइड लेयर आ जाती है, तो फिर मजे ही मजे हो जाएंगे, फिर तो मजे ही मजे हो जाएंगे। यस और नो? तो बिल्कुल, आप जहाज में इसीलिए तो एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं,
जहाज, हवाई जहाज की बात करें, हम पढ़ के आए ना पीछे कि जो एयरक्राफ्ट की आउटर बॉडी होती है उस पे एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं, यस और नो। लेकिन हर जगह क्यों नहीं करते, उसकी बहुत सारी वजूहत है। नंबर वन, एल्यूमिनियम की डेंसिटी भी कम होती है। तो इसलिए अगर मैं सोलर पैनल, जैसे सोलर पैनल्स के जो फ्रेम आते हैं, सोलर पैनल्स के जो फ्रेम आते हैं उन्हें मुसलसल धूप में खड़ा रहना है, ठीक है ना, मुसलसल धूप को बर्दाश्त करना है। तो उस केस में एल्यूमिनियम आइडियल नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम में स्ट्रेंथ वैसी नहीं है, डेंसिटी वैसी नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली जहां एल्यूमिनियम यूजफुल है, जैसे एयरक्राफ्ट में तो उसने हवा में उड़ना है तो डेंसिटी का भी हमें फायदा हो जाता है और कोटिंग का भी फायदा हो जाता है। लेकिन अगर हमें कहीं पर मजबूती ज्यादा चाहिए, कहीं पर हमें रिजिडिटी ज्यादा चाहिए, कहीं पर हमें जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा हार्श हैं, तो वहां पर फिर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस। तो आपके सिलेबस में नॉर्मली मैग्नीशियम और जिंक को प्रेफर किया जाता है इन जनरल, और एल्यूमिनियम को प्रेफर किया जाता है एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम की डेंसिटी वाला फायदा भी हमें वहां पर हासिल हो जाता है। तो खुलासा ये है कि अगर एक लो रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग करें तो वो भी गुजारा करेगी, लेकिन फिजिबिलिटी ज्यादा किसमें है, एक हाई रिएक्टिव कोटिंग में, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्रिव। सर व्हाई डजंट मैग्नीशियम एंड अदर हाई रिएक्टिव मेटल फॉर्म इन ऑक्साइड लेयर लाइक, नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया यार। एक और आज थोड़े ढंग के सवाल आ रहे हैं कि सर मैग्नीशियम अगर हम यहाँ डाल देंगे तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, लेकिन लेयर क्यों नहीं बनेगी भाई? अगर वो ऑक्साइड इनसॉल्युबल हो तो ही रहेगी ना यहाँ पर। मैग्नीशियम की ऑक्साइड सॉल्युबल होती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ऑक्साइड बनती जाएगी और हवा से यहां से उड़ती चली जाएगी, जैसे रस्ट होता है। रस्ट जब बनता है तो टिका थोड़ी रहता है, रस्ट झड़ता रहता है ना। रस्ट जब बनता है लोहे के ऊपर, तो आपने देखा है लोहे के ऊपर जो रस्ट बन रहा है वो क्या है, तला, वो है आयरन का ऑक्साइड। तो क्या वो चिपक जाता है उसके ऊपर? नहीं, वो खुद ब खुद झड़ता रहता है। तो मालूम हुआ कि ऑक्साइड तो बनेगी, एल्यूमिनियम के अंदर जो ऑक्साइड बनती है वो उसी के साथ स्टिक रहती है, इसलिए वो रस्टिंग को रोक पाती है। बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चों, मेरे कंक्लूड करता हूं, अभी दोबारा वापस आएंगे। टेम्पररी मेथड समझ में आ गए, नॉन मेटालिक, मेटालिक, इज दिस क्लियर? मेटालिक में लोअर रिएक्टिव मेटालिक कोटिंग, हायर रिएक्टिव वाला ज्यादा फायदेमंद होता है, और इसको सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। आपको याद आए, सब पढ़ा हुआ है आपने स्कूल में? माशाल्लाह, सही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब आ जाओ सर, बात यह है कि मेटालिक कोटिंग अगर हम कर भी देते हैं, है ये भी टेम्पररी, इसकी भी एक लाइफ है, इसकी भी क्या है, लाइफ है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसने भी खत्म होना है। जैसे आजकल जो सबसे बड़ा यूजेज आप देख रहे हैं वो गैल्वेनाइज आयरन का है, जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, सोलर पैनल्स के नीचे जो स्टैंड है ना, वो आयरन नहीं है, वो गैल्वेनाइज आयरन है। उसके ऊपर मैग्नीशियम जिंक को मिक्स करके कोट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो गैल्वेनाइज आयरन यूज हो रहा है, जिसमें मजबूती भी है और जो रस्टिंग से आपको 20-25 साल तक की प्रोटेक्शन देगा, 20-25 साल की प्रोटेक्शन देगा, जो जाहिर है सिर्फ पेंट से नहीं मिलती, सिर्फ ऑयलिंग या ग्रीसिंग से नहीं मिलती। लेकिन है ये भी टेम्पररी मेथड ही। मेटेलिक मेटालिक कोटिंग करना भी वक्ती है, टेम्पररी है, आरजी है, मुस्तकिल नहीं है। क्लियर है बात? अब मेरा बच्चा, मेरा नौनिहाल, क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है? तो सर ने हेडिंग लगाई हुई है परमानेंट मेथड की, इसका मतलब है परमानेंट मेथड है रस्टिंग से छुटकारा हासिल करने का। जी हाँ है, और हम आपको बताते हैं कि क्या मेथड है। मेरा बच्चा, परमानेंट मेथड रस्टिंग से छुटकारा हासिल करने का होता है एलॉय फॉर्मेशन। क्या? एलॉय फॉर्मेशन। जो बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख रहे हैं ना, बात फिर वही है, इसका मतलब कंसेप्ट सही पढ़ा ही नहीं है आपने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो यही है बेटा, ये जो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मंजन बार बार बेच रहे हैं, मेटल के ऊपर मेटल कोट करने का प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में मैं करवाऊंगा आपको, यहां पर नहीं है। ये जो बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं, वो मेटल के ऊपर मेटल की कोटिंग का नाम है। हम यहाँ परमानेंट मेथड की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। हम आयरन को किस में कन्वर्ट कर दें? एलॉय में। अब ये एलॉय क्या होता है, यहां से पूरा एक नया टॉपिक निकल कर आता है, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। दोबारा समझिए, परमानेंट मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, हमेशा का छुटकारा अगर आप रस्टिंग से हासिल करना चाहते हो। क्या नाम है आपका? हमजा, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अगर परमानेंट छुटकारा हासिल करना चाहते हो आयरन की रस्टिंग से, तो आयरन को किस में कन्वर्ट कर दो? एलॉय में। और आयरन का एलॉय क्या, अच्छा एलॉय क्या होता है ये भी आपको सिखाएंगे। आयरन का एलॉय होता है स्टील। क्या होता है भाई? तो आप अगर परमानेंट छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो आसान सा तरीका है कि आयरन की जगह, या आयरन को कन्वर्ट कर दो किसमें? स्टील। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी एलॉय में पूरा समझाऊंगा। ये परमानेंट सोल्यूशन है रस्टिंग से छुटकारा हासिल करने का। इसीलिए आप देखते हो कि जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हमेशा के लिए बनाए गए हैं, हमेशा से मतलब बहुत लॉन्ग लाइफ के लिए बनाए गए हैं, वहां हम लोहे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसमें स्टील यूज होता है।
मसलन अगर आपको समंदर के ऊपर एक ब्रिज खड़ा करना है, अब जाहिर है अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट है, तो ये हम लोहे के ऊपर खड़ा कर दें तो मजबूती तो मिल जाएगी, बट आहिस्ता आहिस्ता 5-7 साल के अंदर उसकी रस्टिंग इतनी हो जाएगी कभी भी गिर जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का सीन कभी भी हो सकता है वहां पर। तो इसीलिए आप क्या देखते हैं, वो लोहे पर खड़ा नहीं होता, स्टील पे खड़ा होता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, स्काई स्क्रैपर्स की बात करें, आपको क्या लग रहा है हमारे और आपके घर की तरह बुर्ज खलीफा लोहे के सरियों पे खड़ा किया गया है? नहीं, बल्कि जमीन की बुनियाद से लेकर जो बेसिक फ्रेम है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टील पे खड़ा होता है। समझ आ रही बात? तो स्टील या एलॉय में कन्वर्जन के सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एलॉय में रस्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती उसका लॉजिक भी समझाऊंगा आपको। और दूसरा मेरे बच्चे, एलॉय में मजबूती भी मेटल से ज्यादा होती है। अभी आपको एलॉय पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि एलॉय में कन्वर्ट करने के जो परमानेंट मेथड आपको सर सिखा रहे हैं उसके दो मेजर फायदे होते हैं। नंबर वन, एक तो रस्टिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है, दूसरा कि उसमें मजबूती भी और बढ़ जाती है। मेटल से भी ज्यादा स्टील ज्यादा मजबूत होता है कि आयरन ज्यादा मजबूत होता है? स्टील ज्यादा मजबूत होता है। और इसकी मजबूती का एक सबूत आप सब अपने घर में देखते हैं क्या? आप देखें, लोहे की जो कील होती है, आयरन नेल, वो लकड़ी में तो चला जाएगा लेकिन दीवार में नहीं जाएगा। आप देखें आपके घर में, वो नेल लगा हुआ है, वो किसका नेल है? स्टील का नेल लगा हुआ है। दीवार में आप कितने ही महारथी हैं, आप दीवार के अंदर लोहे की कील नहीं ठोक सकते, क्योंकि आयरन कैन नॉट टॉलरेट दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर। वो जो नेल है पतला सा, वो इतने प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ आ रही बात? तो इसलिए समझना यह है कि लोहा यूज होता है, लेकिन लोहे से ज्यादा जो हमेशा की टेक्नोलॉजी है कि वो आप उसका एलॉय यूज करें, स्टील यूज करें। अब मेरे बच्चे सवाल ये पैदा होता है कि एलॉय, अच्छा इससे पहले कि एलॉय क्या कैसे बनता है उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि फिर हम यूज क्यों नहीं करते। अगर मुझे घर में घर बनाना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में तो यूज हो रहा है, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स में तो यूज हो रहा है, लेकिन मैं शिप के नीचे स्टील क्यों नहीं लगा रहा? या मैं अपने घर का दरवाजा स्टील का क्यों नहीं बना रहा? या मैं अपने घर में और जो चीजें लोहे की हैं वो सारी स्टील से रिप्लेस क्यों नहीं कर देता? मेरे भाई, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिनमें से दो लिमिटेशंस हैं। नंबर वन, स्टील की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। नंबर टू, स्टील की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, स्टील की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए घर में स्टील का इस्तेमाल करना, घर के मेन डोर के लिए या घर के पिलर्स में, मेरे भाई उसकी आपको मैं अंदाजा करा देता हूं। अगर आपका घर एक नॉर्मल सा 120-25 स्क्वायर यार्ड वाला घर है, तो उसका दरवाजा लोहे के फ्रेम में आज आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का पड़ेगा। यही चीज स्टील में आपको 10 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। अगर 2 लाख का दरवाजा आपने लोहे का बनाया है तो 20 लाख का दरवाजा बनेगा स्टील का। तो फिर दरवाजा ही चोरी होगा। और फिर वो 20 लाख का दरवाजा, किसी ने बहुत पैसा है भाई लगवा दिया 20 लाख का दरवाजा, वो इतना भारी होगा, उस दरवाजे को टिकाओगे तो दीवार में ही ना, उसको होल्ड कौन करेगा? दीवार करेगी। तो आए दिन दरवाजा तो अपनी जगह रहेगा, दीवार बेंड हो जाएगी। आप समझ नहीं, समझ रहे? मैं बात नहीं कर रहा भाई। आप जो दरवाजा बनाओगे वो दरवाजा अल्टीमेटली क्या होगा, उसके जो होल्ड होते हैं वो किसके साथ होंगे? दीवार के साथ होंगे। तो वो दीवार ही होल्ड नहीं कर पाएगी उसको उतना लंबा। आए दिन दरवाजा गिर जाएगा, आए दिन दरवाजा गिर जाएगा, और अल्लाह ना करे किसी के ऊपर गिर गया तो और मुसीबत हो जाएगी। समझ नहीं, समझ रहे? तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी लोअर लेवल पे नहीं। हाँ, अगर आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप जैसा कि मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी ऐसा नहीं कि आयरन यूज ही नहीं होगा, लेकिन जहां जहां जरूरी है, जो बेस पिलर्स हैं, बेस फाउंडेशन है, वो सारी की सारी किस पे खड़ी की जाएगी? स्टील पे खड़ी की जाएगी। आपने सुना होगा अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि यार ये अर्थक्वेक प्रूफ है। उसका रीजन ये होता है कि पूरी जो बेस है, पूरी जो बेस ऑफ द बिल्डिंग होती है वो स्टील पे खड़ी होती है, और स्टील में बेंडिंग नहीं होती। जब बेंडिंग नहीं होती तो फायदा क्या होता है कि अल्लाह ना करे अगर कहीं जलजला वलजला आएगा, अल्लाह गिराना चाहे, तो फिर इंसान की क्या औकात। लेकिन असबाब के दायरे में जो आयरन होता है, आयरन बेंड कर जाता है, बेंड करता है, पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाता है, गिर जाती है बिल्डिंग। लेकिन स्टील बेंड नहीं करेगा, फिर उसको ऐसे एंगल पे सेटअप किया जाता है कि अगर फोर्स लगे तो वो बैलेंस हो जाए। जब बैलेंस हो जाएगी तो फिर वो बिल्डिंग असबाब के दायरे में नहीं गिरेगी। तो स्टील में आयरन का कन्वर्ट हो जाना, आयरन ही से स्टील बनता है, स्टील में बेपनाह मजबूती भी है और वो रस्टिंग से प्रूव भी है। हालांकि स्टील के कई ग्रेड्स हैं, यहां हम बात कर रहे हैं एक हाई ग्रेड स्टील की, जो आपके घर में भी है। मैं अभी आपको बताता हूं कहां है।
यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? तो स्टील कन्वर्जन, तो जो बच्चे ने पूछा शिप में, भाई शिप में भी इसी लगा रहे ना, एक और शिप करोड़ों अरबों टन का है, करोड़ों टन का शिप है, लाखों टन का शिप है पानी का, और उसके ऊपर से उसके ऊपर स्टील का पूरा बेस बैठा दो, उसका वजन और बढ़ जाएगा, प्लस डेंसिटी इतनी ज्यादा है, उसके सिंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? सिंक कर रहे हैं, जैसे जब वेव चलती है तो शिप ऊपर नीचे होता है, जब वो ऊपर के बाद नीचे जाएगा तो पूरा ही नीचे चला जाएगा। समझ नहीं समझ रहे? तो प्रैक्टिकल, जब आपके इतने गोबर दिमाग में आ रही है बात कि स्टील में लगा लूं, तो उनके दिमाग में नहीं आ रही जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे कि यार स्टील का खर्चा कर ले, तो वहां फिजिबिलिटी नहीं बन रही। मैग्नीशियम जिंक में क्या फायदा होता है कि उसकी डेंसिटी भी कम होती है। ठीक है, मैग्नीशियम जिंक में फायदा ये है कि डेंसिटी कम है, मैग्नीशियम की तो बहुत ही कम होती है। समझ नहीं समझ? अब मैंने कहा बहुत कम होती है, बोलेगा एयरप्लेन में लगा दे। अबे एयरप्लेन में लगाएंगे तो मैग्नीशियम जल्दी जल्दी खत्म होगा ना, एल्यूमिनियम की लाइफ उससे ज्यादा है। तो हर जगह पर चॉइसेस ऐसे रैंडमली नहीं हो रही, अक्कड़ पक्कड़ नहीं खेल रहे हैं हम लोग कि बस जिस पे नंबर आ गया उसका उसकी बारी आ जाएगी। बताता हूं सैफ, बताता हूं बेटा, ये बात समझ में आ गई, रस्टिंग का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय हेडिंग बनाओ बेटा, एलॉय लास्ट टॉपिक है चैप्टर का बेटा, और बहुत ज्यादा एमसीक्यू आते हैं इसमें से। एलॉय, देखो एलॉय को समझाने के लिए एवरीबडी इन द क्लास, कोई क्या होगी, एलॉय को समझाने के लिए सबसे पहले मेटल को याद करना पड़ेगा। याद कीजिए बेटा, मेटल की डायग्राम मैं कई दफा आपके लिए बना चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। मेटल की जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह की होती है भाई, हम कई दफा मेटल की बात कर चुके हैं, चाहे हम मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, चाहे हम ग्रुप पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, हमने मेटल के बारे में कई दफा ये बात की कि मेटल में एटम्स आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म लेयर्स, यस और नो। और इस लेयर के फायदे भी हैं और इसी लेयर की वजह से नुकसान भी हैं, है जी। लेयर के फायदे क्या होते हैं कि मेरे बच्चे, इस लेयरिंग की वजह से ही आप देखते हैं कि इन मेटल्स को शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी आ जाती है ना। लेकिन इस लेयर पैटर्न ही की वजह से मेटल में दो मसले हैं। पहला मसला तो सबसे बड़ा ये है कि जब मेटल पे हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, जब मेटल पे क्या करते हैं बेटा बोलो, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मेटल की लेयर्स क्या होती हैं, स्लाइड कर जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाती हैं, अपनी जगह से हट जाती हैं। अगर मान लीजिए मैंने इस मेटल पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया, तो क्या मैं देखता हूं कि मेटल में क्या चेंज आता है कि भाई ये जो लेयर है ये तो अपनी जगह रह गई और बाकी लेयर्स आगे खिसक गई। जब आगे खिसक गई अनबैलेंस फोर्स लगाने की वजह से, तो हमने क्या कहा कि भाई इसकी बेंडिंग हो गई, डिफॉर्मेशन हो गई। तो मेटल में मसला क्या है कि यूनिफॉर्म लेयर्स की वजह से, सर मेटेलिक कोटिंग के कोई नोट्स नहीं लिखने बेटा, नहीं यही था जो फ्लो चार्ट में था, यही था जो कुछ बताना था यही बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो मेटल में क्या मसला है बेटा, नंबर वन बेटा बोलो कि मेटल क्या हो जाता है, डी फॉर्म हो जाता है अंडर हाई स्ट्रेस। अंडर हाई स्ट्रेस मेटल क्या हो जाता है, डी फॉर्म। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे जो घर बनते हैं, जो एसबीसीए है सिंध का इदारा, इंतहाई करप्ट तरीन इदारा, अल्लाह, कोई है तो नहीं एसबीसीए में किसी का है, कुछ दो चार बददुआ करने, नहीं नहीं बददुआ नहीं करता भाई, वायरल हो जाएगी वीडियो, और मेरे हक में तो कोई प्ले कार्ड लेके खड़ा भी नहीं होगा। खैर, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ एसबीसीए। अब एसबीसीए में चाहे फॉलो ना होता हो, लेकिन रूल क्या है कि भाई इतना बड़ा प्लॉट है तो उस पर ग्राउंड प्लस वन बना सकते हैं, है जी, उससे ऊपर नहीं बना सकते, और उसमें कम से कम इतने गेज का लोहा यूज होगा। अब हमारे यहाँ लोग जो खासतौर पर जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो बिल्डिंग बना के बेच रहे होते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करते हैं, पतले गेज का लोहा इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर उसके अलावा ग्राउंड प्लस वन की गुंजाइश इजाजत है, वो कहते हैं ग्राउंड प्लस थ्री खड़ा करेंगे, कमर्शियल बेचेंगे, और बेच भी देते हैं, खरीदने वाला फंस जाता है। अब जब आपने ग्राउंड प्लस वन की जगह पर ग्राउंड प्लस थ्री खड़ा कर दिया, तो वो रूल क्यों कह रहा है ग्राउंड प्लस वन, कि जब इतना बड़ा प्लॉट होगा तो उस पर जितने, भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं घर बनाऊंगा, मेरा घर इमेजिन कर लो, जमीन मेरे पास इतनी बड़ी है, क्या मैं सब जगह पिलर 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 डाल दूंगा क्या, क्या इतने लोहे के पिलर डाल दूंगा क्या, नहीं, जाहिर है फिर मैं रहूंगा कहां, पिलर के दरमियान रहूंगा क्या। तो एक लिमिटेशन होती है कि भाई इतना, हाँ, उसी जगह मेरे पास अगर इतना बड़ा एरिया है तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप इस पे 6 फ्लोर भी खड़े कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पिलरिंग जो है वो अच्छे से हो सकती है, और यहाँ
6 फ्लोर्स का जो लोड है वो बर्दाश्त हो जाएगा। अब होता क्या है कि ग्राउंड प्लस 2 बना लिया आपने, ग्राउंड प्लस 0 1 की जगह ग्राउंड प्लस 3 बना लिया, उस वक्त तो आपका जो सरिया है, कंक्रीट है, सब नया नया है, गुजारा हो जाएगा। 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 10 साल के अंदर क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर रस्टिंग हो रही है, बारिशें हो रही है, सीपेज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर का जो पिलर्स में जो लोहा है, जो सरिया है, वो रस्ट कर रहा है, और रस्ट करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा कम हो रही है, प्लस लोड आप बढ़ाते ही जा रहे हो। जब आप घर में आए थे तो मियाँ बीवी थे, अब मियाँ बीवी 10 बच्चे हो गए। या घर में आए थे लड़का अकेला था, अब बेगम जहेज लेकर आ गई, और घर में जनाब जब जा रही है मेमन बाजार से सामान आ रहा है, जब जा रही है जनाब संडे बाजार से सामान आ रहा है, जब जा रही है लकी वन से सामान आ रहा है, जब जा रही है इधर से सामान आ रहा है, उधर से सामान, हर जगह सामान ही सामान आ रहा है। ठीक है ना। फिर खातून भी खुद बड़ी भूल गई है, मर्द भी खुद भूल गए, तो लोड बढ़ता ही जा रहा है बिल्डिंग पे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। फिर बच्चों ने साइकिलें ले ली हैं, वो साइकिलें भी उन्होंने बिल्डिंग में खड़ी की हुई है, तो लोड बढ़ता ही जा। छत पे एक और कमरा बना लिया, उसमें मुर्गे मुर्गी रख दिए, स्टोर रूम बना ली, तो लोड बढ़ने की वजह से और आयरन की क्या हो रही है, स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली वीक हो रही है। तो फिर क्या होता है मेरे बच्चे, आप देखें आज लियारी के अंदर देखें, सदर में देखें, पुरानी पुरानी बिल्डिंग गिर रही है, टिल्ट हो रही है। लियारी में अभी कुछ अर्से पहले ही वाकया हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, 100 लोग मर गए। कैसे भाई, ऐसे ही तो। और जिसने लाखों रुपए अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, वो क्या करेगा, बिल्डिंग को देखते हुए देखता रहेगा। ये तो कोई यूएस भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है कि जहां कोई कंपनसेशन होगी, कोई कंपनसेशन नहीं होती, जाने अलग जाती। समझ नहीं समझ रहे। तो वो इसीलिए हो रहा है कि भाई आयरन की रस्टिंग हुई है, ग्रेजुअली चीजें कमजोर हुई है, ऊपर से आपने स्ट्रक्चर ही गलत खड़ा किया था। और कौन कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सारा इंजीनियर को हायर करते हैं, बेचारे कहने को अंगूठा छाप ही होते हैं ना, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोई इंजीनियर होता तो बताता कि भाई इस पे ऐसा करेंगे तो ज्यादा लोड बेयर होगा, फलाना। यही काम है ना सिविल इंजीनियर का। यहाँ तो ब्रिज बन जाता है बगैर सिविल इंजीनियर के, जो गिर जाता है फिर, है ना। बहरहाल, तो बेटा आयरन में या किसी भी मेटल में यही मसला है कि पहला मसला कि चूंकि उसमें लेयर्स होती हैं लंबी लंबी, और उन लेयर्स के दरमियान में कंटिन्यूस लेयर्स होती है ना, तो जब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए तो वो लेयर्स फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती, मेटल क्या हो जाता है, डिफॉर्म। तो अब हम क्या करते हैं, मेटल को एलॉय में कन्वर्ट करते हैं। कैसे बेटा सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, लोहा लूंगा, या घर में भी कर सकते हैं, लोहा लूंगा और लोहे को पहले पिघला लूंगा, मेल्ट कर लूंगा, मोल्टन लावा तैयार कर लूंगा, आयरन का लावा तैयार कर लूंगा, और आयरन के लावे तैयार करने के बाद मैं उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को मिक्स कर दूंगा, विच प्राइमरीली इंक्लूड्स कार्बन नॉन मेटल, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, या जिंक वगैरह। मैं क्या करूंगा, मोल्टन लावा बनाऊंगा, और मोल्टन लावा में मैं स्मॉल कॉम्पोजिशन मिक्स कर दूंगा, कार्बन की, निकल की, जिंक की। और उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा कि जब वो लावा दोबारा से सॉलिडिफाई होगा, जब वो लावा दोबारा से सॉलिडिफाई होगा, तो बेटा हो सकता है उस लावा में दरमियान में क्या आ जाए, ये जिंक का आइटम आ जाए, यस और नो। दरमियान में क्या आ जाए, जिंक का आइटम आ। हेलो, वालेकुम सलाम, जी बोल रहा हूं, जी 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 कंफर्म है, ठीक है। ठीक है जी, आप क्या देख रहे हो, समझ नहीं समझ रहे बेटा, कि उस लेयरिंग में क्या होगा, जगह जगह अलग अलग साइज के क्या आ जाएंगे, अरे बोलो ना यार, अलग अलग साइज के एटम्स आ जाएंगे। हालांकि मेजॉरिटी में अभी भी ये क्या है, आयरन ही है, लेकिन इसमें जगह जगह अलग अलग तरह के एटम्स आ जाएंगे, अलग अलग साइज के एटम्स आ जाएंगे, और ये एलॉय की डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए भी आती है। इसका फायदा, दो फायदे होंगे, दोबारा समझ लेना। मैंने क्या किया, आयरन का लावा बनाया, और लावा बनाने के बाद, आयरन का लावा बनाया और लावा बनाने के बाद इसमें मिक्सिंग कर दी, मिक्सिंग कर दी, जैसे कार्बन की, जैसे कि जिंक की, जैसा कि निकल की, अलग अलग तरह के एटम्स की, कोबाल्ट की, मैंने क्या कर दी भाई, मिक्सिंग कर दी मोल्टन लावा में, और लावा को वापस से सॉलिडिफाई कर लिया। जब ये वापस से सॉलिडिफाई होगा तो भाई क्या नजर आएगा, अभी तक कंटिन्यूस लेयर पैटर्न चल रहा था, लेकिन वो जो एटम मैंने इसके साथ मिक्स किए हैं, अब वो भी तो लावा में उसी के लेयर्स में एडजस्ट होंगे ना। तो आप देखें कि कहीं पर हो सकता है जिंक के एटम आ जाए, कहीं पर कॉपर के एटम आ जाए, कहीं पर कार्बन के एटम आ जाए, अलग अलग साइज के एटम्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें दो फायदे होंगे। बोलो भाई कितने फायदे होंगे, दो। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अब लेयर्स के दरमियान आ गए पिलर्स। देखो ये बड़े बड़े अलग अलग साइज के एटम्स लेयर को क्या कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। लेयर को इन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक। लेयर को ब्रेक करने का मतलब फायदा क्या हुआ, जिस तरह आपकी पूरी फ्लोर होती है और फ्लोर को आप दरमियान में पिलर लगा लगा के सहारा देते हो, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने भी क्या किया, लेयर्स के दरमियान क्या कर दिए, अलग अलग साइज के एटम्स आ गए, लेयर्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया,
जिससे एक फायदा हुआ एक नुकसान हुआ। फायदा क्या हो गया कि अब लेयर्स के स्लाइड करना मुश्किल हो गया, क्योंकि दरमियान में जगह जगह क्या है, इंटरप्शंस हैं और इरेगुलरिटीज आ गई, जिसकी वजह से अब इसका डिफॉर्म होना बहुत मुश्किल हो गया। या सुनो, जिसकी वजह से हम कहते हैं स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्टील की स्ट्रेंथ आयरन से 300 गुना ज्यादा होती है। स्टील आयरन से 300 गुना ज्यादा मजबूत होता है। स्टील आयरन से 300 गुना ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि लेयर पैटर्न की वजह से लेयर्स का डिस्प्लेस होना लगभग नामुमकिन। यस और नो, क्योंकि इतनी इंटरप्शंस क्रिएट कर दी आपने कि लेयर स्लाइड नहीं कर सकती। इज दिस क्लियर? हाँ, नुकसान क्या होगा कि अब स्टील की उतनी पतली लेयर नहीं बन सकती जितना आप आयरन की बना पा रहे थे, क्योंकि आयरन में तो यूनिफॉर्म लेयर थी। यूनिफॉर्म लेयर को आप पतले से पतला स्लाइस कर सकते थे, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा पतली लेयरिंग नहीं हो सकती। ये नुकसान हो गया। यानी मेलेबिलिटी डक्टिलिटी क्या हो गई, कम, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझ रही हो नहीं समझ रहे हो? दूसरा, दूसरा बताओ बेटा, मैंने इस आयरन को प्योर बनाया है या इम्प्योर कर दिया है? प्योर किया कि इम्प्योर? ठीक है, यहीं बनाई है ये कॉफी, यहीं बनाई? अबे बाहर से किसी अच्छी जगह से मंगवाने को कहा था मैंने, तो बिल्कुल ही फारिग कॉफी है। ये हो रहा है डायरेक्टर्स के साथ। ओके, तो मैंने प्योर किया कि इम्प्योर कर दिया? इम्प्योर। मुझे बताएं, रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है? रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है? स्लो। और जब किसी रिएक्शन को हम इम्प्योर कर देते हैं, रस्टिंग को छोड़ दें, किसी भी रिएक्शन में मैं इम्प्योरिटी ऐड करूं तो वो रिएक्शन को तेज करता है या स्लो डाउन कर देता है? तो मेरे बच्चे, जब हम आयरन के साथ, जो रस्टिंग ऑलरेडी एक स्लो प्रोसेस होता है, उसको इम्प्योरिटीज ऐड करके और इम्प्योर कर देते हैं, तो रिएक्शन की रफ्तार नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी रिएक्शन ऑलमोस्ट रुक जाता है, क्यों? इम्प्योरिटी होने की वजह से। दोबारा समझ लेना। तो मेरा बच्चा, क्या कहा मैंने, आयरन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एलॉय में कन्वर्ट कर लेंगे। एलॉय में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी मेटल को जब एलॉय में कन्वर्ट करना होता है, क्या करते हैं, उसके साथ अलग अलग एटम्स की मिक्सिंग करते हैं, अलग अलग साइज के एटम्स की, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं। और मेरे बच्चे, उसको मिक्स करने के बाद जो हमारे पास आयरन मेटल आएगा, उसमें अलग अलग साइज के एटम्स दरमियान में इंटरप्ट करेंगे लेयर पैटर्न को, जिससे मेटल इंप्योर हो जाएगा, लेकिन उसकी मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और मेलेबिलिटी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जी देखो, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट साइंस में कोई चीज नहीं होती, तो लेस मेलेबल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, चलो, अब टाइम चूंकि कम है, तो मेरे बच्चे प्लीज यहां से नोट कीजिएगा। Alloy of iron prepared by mixing atoms of different shapes and sizes with iron metal. What is steel? ये steel का definition लिखा हुआ है। Steel किसे कहते हैं? Alloy of iron prepared by mixing atoms of different shapes and sizes with iron metal. Alloy less reactive नहीं, alloy almost non reactive है भाई। आप देखें, आपके घर में जो स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील के चम्मच होते हैं, एक तो एल्यूमिनियम वाले चम्मच हैं, एक स्टील वाले। नजर नहीं हो रहा? आंखों को इलाज कराओ बेटा। घर में आपके पास क्रॉकरी है ना, स्टेनलेस स्टील वाली चम्मच है, सब कुछ है, तो उसका मतलब है ना कि वो सही तरीके, नाकिस क्वालिटी के आपने ले लिए। जाहिर वो नहीं, वो स्टील, वो इंतहाई लो ग्रेड स्टील है। स्टील की बहुत सारी टाइप्स हैं। लो ग्रेड में जब मिक्सिंग कम होती है, सही तरीके से नहीं होती, आयरन प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो हो जाती है। कर लिया भाई? अब बेटा, ये है टाइप्स ऑफ स्टील विद यूजेस। अब ये आती है 5 टाइप्स, और सुनना बेटा, याद करनी है। क्या याद करना है, ये समझ लो। स्टील के आपके सिलेबस में 5 टाइप्स हैं। बेटा टाइम हो गया, मुझे भी पता है, अभी नमाज का भी टाइम है, लेकिन मैं ये करा के छुट्टी करूंगा ना भाई। बेटा आयरन स्टील की 5 टाइप्स हैं आपके सिलेबस में। नंबर 1 लो कार्बन स्टील, नंबर 2 हाई कार्बन स्टील। आपको कार्बन का प्रोपोर्शन याद नहीं करना, वो मैंने बस नॉलेज के लिए लिख दिया था। आपको याद करने हैं यूजेस, और यूजेस आते हैं हर साल।
हर साल आता है यूजेस। समझना, पहले तो समझ लो बेटा 5 टाइप का स्टील तुम्हारे सिलेबस में है। पहला लो कार्बन और हाई कार्बन। जाहिर है लो कार्बन में कार्बन कंटेंट कम होगा, हाई कार्बन में ज्यादा होगा। लो कार्बन स्टील का इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए। हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल होता है टूल्स और मशीनरी के लिए। मशीन के अंदर अगर स्टील यूज हो रहा है, टूल्स के अंदर, जैसे आप पाना देखते हैं, आई मीन रेंज देखते हैं, या हथौड़ी देखते हैं, टूल, या वो क्या नाम है उसका, स्क्रू ड्राइवर देखते हैं। तो टूल्स के अंदर, क्योंकि देखो जो लो कार्बन स्टील होता है ना, इसका एक और नाम भी होता है, इसको माइल्ड स्टील कहते हैं। आप माइल्ड से याद रखना, मोल्ड होना। माइल्ड से याद रखना, मोल्ड होना। लेट मी जस्ट एडिट इट फॉर मच मोर इजी रिमेंबरिंग। लो कार्बन स्टील, जिसको माइल्ड स्टील भी कहते हैं, ये बेंड हो जाने वाला स्टील है। और चूंकि ये बेंड हो जाने वाला स्टील है, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, वो आता है कार बॉडीज में। सबसे ज्यादा भाई कार बॉडी में स्टील पार्ट्स पतले पतले यूज किए जाते हैं, जिनको बेंड करना होता है अलग अलग एंगल्स पर टू गिव द गुड शेप। तो लो कार्बन स्टील, या जिसको माइल्ड स्टील के नाम से पूछा जाता है, इसका इस्तेमाल है कार बॉडीज में सबसे ज्यादा। नंबर 2 हाई कार्बन स्टील, जो कि सख्त होता है ज्यादा, और इसका इस्तेमाल हम देखते हैं टूल्स और मशीनरीज के अंदर। कौन से टूल्स? जो आपके मैकेनिकल टूल्स हैं, आपकी हथौड़ी है, आपका पाना है, आपके स्क्रू ड्राइवर्स हैं, आपके ये जो स्टील से बनाए जाते हैं, दिस इज हाई कार्बन स्टील। कॉम्बिनेशन याद नहीं करना है, हाई कार्बन और लो कार्बन में इतना तो पता चल गया ना कि आयरन के साथ क्या मिक्स है, कार्बन। हाई कार्बन लो कार्बन में, ये याद करने का इंफॉर्मेशन है बेटा। इसके बाद आ जाता है स्टेनलेस स्टील, जिसका इस्तेमाल आपके घर की कटलरीज में होता है, अगर तो आपने महंगी वाली खरीदी हुई है तो। और किस में होता है? मेडिकल इक्विपमेंट्स में। स्टेनलेस स्टील ये सबसे साफ सुथरा स्टील होता है, क्योंकि इसमें स्टेन या रस्टिंग जीरो होती है। इसकी कॉम्पोजिशन बहुत ही आला होती है, और इसीलिए इसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है। आप देखते हैं क्यों कटलरीज में इस्तेमाल हो रहा है? क्या जंग वाले चम्मच से खाना खाओगे, या डॉक्टर सर्जरी करने बैठा सर्जिकल ब्लेड लेके बैठा जंग वाले ब्लेड से सर्जरी करेगा, या जंग वाली कैंची से कटाई करेगा? नो। तो इसलिए जो भी आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स है, देखो एक है टूल और एक है मेडिकल टूल। मेडिकल टूल में हम स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करते हैं। रेजर ब्लेड क्या है? एक मेडिकल टूल है। स्कैल्पर क्या है? सीजर क्या है? एक मेडिकल टूल है। लेकिन अगर स्क्रू ड्राइवर की बात की जाए, अगर क्या कहते हैं उसको, कटर प्लास की बात की जाए, नॉर्मल प्लास की बात की जाए, है जी, और क्या टूल है, हथौड़ी की बात की जाए, रेंच की बात की जाए, तो ये सारे टूल्स जो हैं वो हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। ये आपको यूजेस के साथ याद होना चाहिए। 5 टाइप्स हैं। पहला लो कार्बन, जिसको क्या कहते हैं बेटा, जल्दी जल्दी, माइल्ड स्टील। तो ये माइल्ड से मोल्ड याद रखो, और मोल्डिंग कहां जरूरत होती है? कार बॉडीज में। फिर हाई कार्बन स्टील आ गया, जो टूल्स में इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ मशीनरीज में इस्तेमाल हो रहा है, मशीन के जो पार्ट्स हैं। इसी तरह स्टेनलेस स्टील आ गया, जिसमें कोई स्टेन नहीं होता, और ये कहां इस्तेमाल हो रहा है? कटलरीज में, अच्छी वाली, महंगी वाली, और जनाबे आली मेडिकल टूल्स या मेडिकल इक्विपमेंट्स में। फिर आ गया इंडस्ट्रियल स्टील, जो कि नाम से ही पता चल रहा है आपको इंडस्ट्रियल स्टील है, तो ये कहां इस्तेमाल होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बेटा एक एक जो यूज लिखा हुआ है यही है आपके सिलेबस का, उसके अलावा बाहर नहीं आएगा। और गैल्वेनाइज स्टील, अभी मैंने बताया कि सोलर फ्रेम्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो आयरन और जिंक का मिक्सचर है। जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहां लिखी हुई नजर आ रही है, ये आपकी नोटबुक पे होनी चाहिए। 5 टाइप का स्टील हो गया, लो कार्बन, हाई कार्बन, स्टेनलेस, इंडस्ट्रियल, गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज में आयरन के साथ जिंक मिक्स होता है, इंडस्ट्रियल में आयरन के साथ वेनेडियम या टंगस्टन मिक्स होता है, स्टेनलेस में निकल और क्रोमियम मिक्स होता है, हाई कार्बन में कार्बन होता है थोड़ा ज्यादा मिकदार में, और लो कार्बन में भी कार्बन होता है। इज दिस क्लियर? जी बेटा। जरकून स्टील पागल तो नहीं, किसी और को नहीं कहता ना। ये याद करना है। आप देखेंगे कि एग्जाम में बहुत ज्यादा, वी इज वेनेडियम, डब्ल्यू इज टंगस्टन। वी इज वेनेडियम, डब्ल्यू इज टंगस्टन। तो बेटा यहां पर ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अच्छी बात ये है कि अब अगली क्लास में हम इसके करेंगे पास पेपर्स क्वेश्चंस। आपको इंशाल्लाह पास पेपर दिखाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। आप जो है ना वो याद करके रिवाइज करके आइएगा, ताकि कॉन्फिडेंस आपका छते फाड़ दे। अपना ख्याल रखें। नमाज के बाद बायोलॉजी की क्लास। अल्लाह हाफिज।